हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। एक एक छोटा छोटा टॉपिक भी हम डिस्कस कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट हम क्वेश्चंस के ज़रिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो आप जानते हैं सूरत अधिवेशन हुआ था जहाँ पे गरम दल और नरम दल दो भागों में बँट जाता है कांग्रेस 1907 में। तो मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर वो आपने देखा है ना तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो थ्योरी क्लास मैंने आपको दी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। 12 वीडियो है उसमें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको जो सारे क्वेश्चन जो है ना उसी के अंदर से आपके पूछे गए हैं। तो वो पूरा थ्योरी मैंने आपको करवाया है वहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ, ऐसा नहीं इसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो आपके बीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। और आप सभी को पता है कि अनऑफिशियली ही सही, लेकिन आपका डेट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, 7 से 15 जून आपका डेट हो चुका है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, देखते देखते आपका ये 1.5 महीना ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी आप थ्योरी को कंप्लीट देखिए और जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ उसको कंप्लीट अगर आप देख जाते हैं तो आपका इसी बार तो TRD 3 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ ही नहीं रहे इस बार। ठीक है, तो 1907 का आज हम देखेंगे कांग्रेस का गरम दल और नरम दल। इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेंगे। एक एक टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट देख रहे हैं और ये हमारा 13 नंबर टॉपिक है। ठीक है, तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम इसी तरह देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं। पूरा हिस्ट्री हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। जनरल साइंस मैंने आपको करवा दिया है, क्लास 9 तक मैंने आपको करवाया है, बस 10 हमें बाकी है करवाना। 2-3 दिन लगेगा, वो भी हम आपको करवा देंगे। तो GS ज़रूर देख लीजिएगा, जनरल साइंस, वहीं से आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा NCERT है, फुल ऑफ NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आपका पूछा गया है उसमें, सारा क्वेश्चन के थ्रू करवाया है। दृष्टि की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वैसी बुक आप ज़रूर लें और उससे पढ़ें। पूरा NCERT, अगर आप NCERT नहीं पढ़ पाए हैं तो आप वहाँ से क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका पूरा NCERT कवर हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, एग्ज़ाम बहुत सामने है, 1.5 महीने की समय बहुत कम होती है, देखते देखते ही पार हो जाएगा। अब आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है और एक एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, उसी तरह आपको डिटेल में देखना है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और एनालिसिस कीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा डिटेल में देके चलेंगे, हो सकेगा इसका एक्सप्लेनेशन तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आपका अच्छे से समझ में आए। चलिए, यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व, पदार्पण मतलब उनके आने से पहले, भारत में आने से पहले, महात्मा गांधी के भारत में आने से पहले भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। तो बताना है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कौन सी ऐसी घटना थी। तो 1898 की इटली अबिसीनिया युद्ध हुआ था, ये भी सही है। चीन के बक्सर आंदोलन ने, ये भी सही है। आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने, तो ये भी सही है। और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, तो ये चारों ही जो है इंटरनेशनल जो वहाँ पे आपका घटना हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपके लिए पढ़ लेती हूँ। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पहले इटली अबिसीनिया युद्ध हुआ था जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हो गई थी। 1899-1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन हुए थे तथा रूस तथा जापान की विजय होती है। इन सब ने प्रभावित किया, किंतु 1905 में जापान की रूस पर विजय पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जापान ने वर्ष 1905 में जार-शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश के से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। तो ये जो है यहीं से देखने को मिला था। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है पद्धति कौन सा होगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। क्या पद्धति थी, तो राजवा मध्य पद्धति। राजवाम मध्य पद्धति यहाँ पे आपका, ठीक है, राजवाम मध्य पद्धति आंदोलन याद रखेंगे, ये आंदोलन की पद्धति थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, यही इनका प्रमुख पद्धति था। और ये भाषण के ज़रिए यहाँ पे
कोई भी चीज़ को बदलाव अगर चाह रहे हैं, कुछ मांग करना चाह रहे हैं, तो बस इसी के ज़रिए पत्र लिखते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे अंग्रेज़ों से। यही जो है नरम दल का जो है एक पद्धति माना जाता था, जिसका विरोध का आगे चल के बहुत ज़्यादा गर्मपंथी नेताओं ने किया। ठीक है, तो ये सभी आप वैसे कहानी जानते होंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ। तो यहाँ पे बताना है विभाजन हुआ, उसका प्रमुख आंदोलन कौन सा रहा। तो स्वदेशी आंदोलन रहा, उसी समय में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी सब तो दूर दूर तक नहीं है। ये आपका 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, ये भी नहीं है। 30 तक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ये सब आपका दूर दूर तक नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्या था इसका एक्सप्लेनेशन, ये भी देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलिए यहाँ पे, तो ताकि आपको जो बातें हैं समझ में आ जाए। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस में उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था, और गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे और उन्हें देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। कौन ऐसा चाहता था? गर्मपंथी जो आंदोलनकारी थे वो ऐसा चाहते थे। ये केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि नरमपंथी और गर्मपंथी का क्या विचारधारा था यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, या फिर पंजाब से। तो यहाँ पे आपका शहरी क्षेत्रों से थे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ नरमपंथी नेताओं के नाम जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा सकता है कि निम्न में से कौन नरमपंथी थे, कौन नहीं थे। देखिए उदारवादी जो राजनीति था उसको भिक्षावृत्ति के युग में समझा जाता था। उनकी इस नीति को भिक्षावृत्ति समझा जाता था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी आते थे इसमें, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीव थे। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे। इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। यही बात सबसे मेन थी कि जनसाधारण से, आम जनताओं से उनका कोई संपर्क नहीं था। ये अपने में ही इनका ऊपर लेवल का इनका जो है बात चलता था। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो स्वशासन जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? स्वराज की स्थापना किसने की थी सबसे पहले? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और कौन सा अधिवेशन था ये आप मुझे बताएंगे। कल मैं बहुत अच्छे से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करवा चुकी हूँ, तो आपको वहाँ से एक भी क्वेश्चन अब आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कल वाला अगर आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी क्लास मैंने आपका लिया है कांग्रेस का, 2 दिन पहले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थ्योरी क्लास मैंने लिया है, वो ज़रूर देखिएगा, पूरा कांग्रेस आपका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है उग्रपंथी कौन इनमें से नहीं थे। देखिए बाल पाल ये आपको लाल बाल पाल तो पता ही है, लाल बाल और पाल। ठीक है, लाल बाल और पाल ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्या थे? उग्रपंथी या फिर कह सकते हैं गर्मपंथी नेताओं में से थे। जैसे बाल गंगाधर भी हो गए, मदन लाल भी थे और उधम सिंह भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह उदारवादी नेता थे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। तो उग्रवादी राष्ट्र नेताओं से नहीं था। तो देखिए यहाँ पे ये लाल बाल पाल तो थे। ठीक है, कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बताना है उग्र राष्ट्रवादी नेता इनमें से कौन नहीं था। देखिए बिपिन चंद्र पाल तो थे, बीजी तिलक भी थे, लाल लाजपत राय भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। काफ़ी बार देखिए ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन आपका। इसके बाद अगर हम चलें तो यहाँ पे बताना है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। कि यहाँ पे आप क्या करते हैं? अंग्रेजों के साथ प्रार्थना करते हैं, उनसे यातना करते हैं
और विरोध नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की नीति का आरोप किसने लगाया था? किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से जुड़ी जो इसका जो बैकग्राउंड है ये समझ में आ जाएगा। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष भी थे इसमें, ठीक है। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया था। इन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने क्या कहा? हमारे उद्देश्य आत्मनिर्भर हैं, भिक्षावृत्ति नहीं है। तो भिक्षावृत्ति जो भी उदारवादी जो नीतियों को भिक्षावृत्ति किसने कहा? तिलक नहीं कहा था, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस पर ये प्रार्थना, याचना और विरोध की नीति राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो अब आप बातें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो कौन हो जाएंगे? बीजी तिलक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। किससे समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा? बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा? भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीसी पॉल, यहाँ पे आपका बिपिन चंद्र पॉल जो है, ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कथन ध्यान में रखना है कि कौन क्या बोलता है। और यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1906 के बाद आया। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा, तभी तो 1907 में क्या होता है, ये अलग हो जाता है कांग्रेस, गरम दल और नरम दल के 2 भागों में सूरत अधिवेशन में 1907 में। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो है, ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि किसकी है, तो ये बीजी तिलक की है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये इन्होंने कब कही थी? तो ये इन्होंने 1906 में, जब यहाँ पे इन जो है प्रभाव पड़ा था, उसके बाद इन्होंने ये बात कही थी। चलिए यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। बताना है गरम दल से संबंधित कौन है। तो देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, ये आपके जो है नरम दल के नेता नहीं हैं, ये आपके नरम दल के नेता हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भी आपका नरम दल के नेता है। यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी आपके गरम दल के नेता है, नरम दल के नेता है। गरम दल के नेता कौन है? अरविंद घोष, ठीक है। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ये 4 नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आगे बन सकता है। तो अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा या गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में इन्होंने अपने एक लेख में इन्होंने लिखा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, मतलब ये आम जनता से बहुत दूर है, और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट ना कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी है। तो ये बात किसने कहा? घोष ने कहा। तो ये बिल्कुल सही था कि ये कायर है, ये तो स्पष्ट बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज है वो तो गुस्सा हो जाएंगे इनसे, तो उनको ये नाराज़ नहीं करना चाहते थे और शांतिपूर्वक अपनी बात कहते थे। तो ये इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो ये भी कथन किसने कहा? अरविंद घोष ने, याद रखना आपको। 1908 में पुलिस द्वारा मनिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। तो अरविंद घोष जो हैं फिर आगे ये क्या करते हैं, ये इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद ये यहाँ से चले ही जाते हैं, सन्यास बन जाते हैं, ठीक है।
सारे क्रांतिकारी गतिविधियों से ये अलग हो जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे यहाँ पे बताएंगे। यहाँ से देखिए आपका सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि नरमपंथी नेता कौन थे, गर्मपंथी नेता कौन थे। तो देखिए यहाँ पे उग्रवादी कौन थे। उग्रवादी का मतलब यहाँ पे वो वहाँ पे उग्रवादी का मतलब यहाँ पे आतंकवाद से नहीं है, ठीक है। उग्रवादी मतलब जो गर्मपंथी नेता थे, जो विरोध करते थे, है ना। और तो यहाँ पे फिरोज शाह मेहता तो नरमपंथी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरमपंथी थे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल याद रख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसने नरमपंथी के दौरान के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो बालकृष्ण नरमपंथी नहीं थे, ये तो बिल्कुल गरम दल के नेता थे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, शेर पंजाब किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये गर्मपंथी थे, पंजाब केसरी भी इन्हें कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, क्योंकि ये उदारवादियों से नहीं थे, ये उग्रवादियों से थे। चलिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं मैजनी, उनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। और बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। आगे चलते हैं। उन्होंने मैजनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित किए गए। कौन थे। तो अभी अभी हमने उनके बारे में बात की, लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं ये। और इनके बारे में क्या बातें कही गई है। तो 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अंग्रेज अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौट गए। राजनीतिज्ञ के साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरिबॉल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अनहैप्पी इंडिया किसका है। तो लाला लाजपत राय का है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसका है, लाला लाजपत राय का है। ये दो आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना है यहाँ पे, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला बताया गया कांग्रेस सम्मेलन को, किसने, लाला लाजपत राय ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम वर्गीय कौन नहीं था। तो यहाँ पे बाल गंगाधर जो थे वो बिल्कुल भी मध्यस्थता में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन मध्यम मार्गी उनका मार्ग नहीं था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के समर्थक कौन थे। तो अरविंद घोष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, अशांति का जनक लाला लाजपत राय को लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है, लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। और किसने कहा है। तो सिरोल ने कहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, सिरोल ने कहा है। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइन सिरोल, देखिए यह नाम, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता तिलक को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा। अब यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वैलेंटाइन सिरोल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो यहाँ भी वही हो जाएंगे, वी सिरोल। ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ रहे हैं ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय अशांति का जनक तो हमने कर ही लिया है। यहाँ पे कौन हो जाएंगे,
तिलक हो जाएंगे बीजी तिलक। चलिए ए ऑप्शन। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बहुत ही अलग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि वे संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? मैक्स मूलर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मूलर ने दया की वकालत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। कब वो जाने जाते हैं? तो ये आपको यहाँ पे जानना है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने गए कब, ये बताना है। तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, मतलब इनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जब वे बाहर निकलते तो एक हीरो के रूप में बाहर निकलते हैं, लीडर माना जाता है उन्हें। और शिवाजी और गणपति उत्सव का भी इन्होंने शुरुआत किया। तो ये सभी जो हैं ये सभी आपके सही हैं। तो ई ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी एक वजह से उन्हें लोकमान्य नहीं माना गया, ताकि उनकी बहुत सारी उपलब्धियां थी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर थे रैंड, उनकी हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभर के आए। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है 1960 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1908 में 6 वर्ष की कारावास दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्मा में दी गई थी, ये मांडले जेल में, और यहीं पे इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक का भी निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने वर्ष के लिए जेल हुई? तो 6 वर्ष के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बताना है, भारत के, ये क्वेश्चन कट गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रशय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन का बढ़ावा देना, तो ये तो नहीं होगा। सांविधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, तो बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? तो भारतीय मुसलमान जो है वो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्यों? उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, ऐसा नहीं था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, ये भी नहीं था, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति की वजह से वह उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख कथन यहाँ पे आता है। उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे, हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने क्या कहा था? स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो राष्ट्रता एक धर्म है और ईश्वर की देन है। तो इस वजह से क्या होता था, मुस्लिम जो है थोड़ा सा यहाँ से आकर्षित नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं, ये तो गलत है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये आपका सही है। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का उन्होंने शुरुआत किया था, तो बी रीज़न सही है लेकिन कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए, ये जैसे नहीं है, ये भी नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया?
किसने किया था? तिलक ने किया था, बीजी तिलक। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? किसने? बाल गंगाधर तिलक। तो ये आपको दो याद रखना है, शिवाजी उत्सव, एक है शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव, और एक है गणेश उत्सव। ये दोनों को शुरुआत किया था 1993 और 1995 में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पे बताना है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो एक ही थे, कौन थे? शौकत अली। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि तिलक की मृत्यु 1920 में हो जाती है, 1 अगस्त 1920 में, और अभी इसी जगह इसी टाइम से जो है असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हो जाता है। असहयोग आंदोलन में ये सपोर्टिव तो थे लेकिन ये देख नहीं पाए थे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन से ऐसे थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था लेकिन वो अपनी आंखों से देख नहीं पाए। तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु के बाद इनके नाम से एक फ़ंड का भी निर्माण किया गया था, तिलक स्वराज फंड। तो उसमें बहुत सारे जो है सहयोग भी किए गए थे। और यहाँ पे आप देखिए तो इनकी मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। हो सकता है ये नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैफुद्दीन किचलू जो है आपको ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला बीपीएससी टीआरई 3 में, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो है 1907 के सूरत अधिवेशन, यहाँ पे सूरत अधिवेशन का जिक्र नहीं है, ये हम आगे फिर से पढ़ेंगे। तो टॉपिक जो है पूरा आपका कंप्लीट होगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अभी हमने पढ़ा नरम दल और गरम दल, ठीक है। अभी इसके बाद सूरत अधिवेशन अभी आपका बहुत लास्ट में है, आएगा, सारा ही टॉपिक करेंगे। और इसी तरह अगर आप पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।